नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव। ये चुनाव ऐसे रहे जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए। राज्यों से अच्छी खबर तो मिली, जैसे मध्य प्रदेश से अच्छी खबर मिली 1 सीट पर और राजस्थान से 5 सीटों पर कमल खिला। लेकिन ये टेंशन की बात भी है और खुशी की बात भी है। झारखंड में तो आप देखिए कि जेएमएम ने पूरे तरीके से बता दिया बीजेपी को कि आप कैसे भी मुद्दे उछाल लीजिए, घुसपैठियों की बात कर लीजिए, जात पात की बात कर लीजिए, धर्म की बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन का जलवा दिखाई दिया, कल्पना सोरेन का जलवा दिखाई दिया। और इसी के साथ साथ राजस्थान में अगर जीत मिल भी गई तो भी वसुंधरा राजे खफा दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके के वो पोस्ट कर रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत कर भी हार गई। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और 2 में से 1 सीटें जो बुधनी की थी, जो शिवराज का गढ़ थी, वहां महज 10 से 11 हजार वोटों से बीजेपी जीती। इसी पर चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ जानेंगे कि क्या राजस्थान कांग्रेस के हाथों से पूरी तरीके से निकल चुका है, कौन कौन सी चूक है जो राजस्थान में कांग्रेस से हुई है। हमारे साथ संदीप चौधरी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद राखी जी। संदीप जी, सबसे पहले मैं राजस्थान की ही बात करना चाहूंगी। राजस्थान में जो हमने देखा, 5 सीटें बीजेपी को मिल गई और खुशबी गदगद दिखाई दी है। भजन लाल शर्मा जी ने पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है। कांग्रेस का क्या ओवर कॉन्फिडेंस था कि कांग्रेस इतनी पिछड़ती हुई दिखाई दी? क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी मेहनत तो की थी, लेकिन कहां कहां कमी रह गई कि जिस सीट पर जो कांग्रेस का गढ़ थी, झुंझुनू की सीट, वहां पर बीजेपी जीत गई। देखिए राखी जी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं और भजन लाल शर्मा वहां के मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस कहीं न कहीं लूज दिखाई दी है प्रदेश के अंदर। फिर उसके कई कारण हो सकते हैं। एक, वायनाड में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही थी, इनका जो टॉप नेतृत्व है, जो भी बड़े नेता है, वो वहां पर काम कर रहे थे। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी पार्टी बिजी थी, उसके साथ साथ झारखंड का चुनाव भी था, तो कांग्रेस भी कई जगह बटी थी। फिर इस तरीके से चीजें मैनेज की गई कि 2 स्टेट के चुनाव भी कराने थे और कई राज्यों में उपचुनाव भी कराने थे। तो ऐसे में मुझे लगता है बीजेपी का जो कांग्रेस का जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। वायनाड की वजह से कमजोर पड़ा, महाराष्ट्र की वजह से कमजोर पड़ा और झारखंड की वजह से कमजोर पड़ा। कांग्रेस जो है उपचुनाव में ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई और इसका एक बहुत बड़ा कारण है राखी, मैं ये भी मानता हूँ कि जो उपचुनाव होता है वो जो मौजूदा सरकार होती है, जहां पर जिस स्टेट में जिसकी सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं उस सरकार से प्रभावित होता है चुनाव, और उसमें बीजेपी ने अपना काम कर दिया। संदीप जी, हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी जिनके जो सांसद बन गए, दिल्ली चले गए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि खीवसर की सीट तो हमारी ही रहेगी, नागौर तो हमारा ही रहेगा। तीसरी बड़ी पार्टी राजस्थान में बन जाती अगर उनकी पत्नी ये चुनाव जीत जाती तो। क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल का जो बड़बोलापन है वो बहुत ज्यादा दुख दे गया कि क्षेत्रीय पार्टी इतनी ताकतवर होते हुए भी वहां पर हार गई और बीजेपी वहां पर जीत गई? देखिए राखी जी, हनुमान बेनीवाल एक मजबूत नेता है, अच्छा खासा बोलते हैं, लेकिन हमेशा बोलने से काम नहीं चलते हैं। आप सरकार और सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है आपको, और मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल इन चीजों को समझ चुके थे, लेकिन अपने लोगों को बूस्ट करने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट देनी पड़ती है, लोगों के बीच में इस तरीके की बातें करनी पड़ती है। क्योंकि आप खिलाड़ी हो तो लड़कर हारोगे, मैदान में आपको उतरना पड़ेगा, मैदान में जाने से पहले मैदान नहीं छोड़ सकते। और हनुमान बेनीवाल ये चीज जानते हैं कि अपने जो संगठन है, जो अपने लोग हैं, उनको कैसे जोड़े रखना है, कैसे उनको खड़े रखना है। अगर लोग मैदान छोड़ देंगे तो मुझे लगता है वो लोग भी दूसरी पार्टी से जुड़ जाएंगे। तो यही वजह रही। बाकी जिस तरीके से आप जानते हैं, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी के पास नेता भी बहुत है, राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत नेता है, प्रदेश में भी उन्होंने बहुत नेता खड़े कर दिए हैं। हालांकि बीजेपी की अपनी परेशानियां बहुत है, जो चीजें सामने डिस्कस नहीं होती या पर्दे के पीछे रहती है, आपको दिखाई नहीं देती। आपने जिक्र भी किया था वसुंधरा जी का। वसुंधरा जी एक राजस्थान में बड़ा फैक्टर है। तो अभी आगे आगे देखिए किस तरीके की चीजें होती है, किस तरीके की चीजें नहीं होती। बिल्कुल संदीप जी, आपने सच कहा कि कांग्रेस में ये बड़ी दिक्कत है कि उनकी जो फूट जो होती है वो
पटल पर दिखाई देती है, लेकिन बीजेपी अपने घर घर में ही सारे कलेश को समेट लेती है, पता नहीं चल पाता, क्योंकि नेताओं में फूट तो होती है। वसुंधरा राजे की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर यह खबरें हैं कि वो अड़ी हुई है क्योंकि आरएसएस का उन्हें साथ मिल गया है। मोहन भागवत चाहते हैं कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और यही वजह क्या रही होगी कि राजस्थान में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम शामिल किया, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे ने एक भी दिन जाकर कहीं भी धरातल पर चुनाव प्रचार नहीं किया है। देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में 36 का आंकड़ा है। हालांकि ये चीज कोई टीवी चैनल आपको नहीं दिखाएगा, कोई प्रिंट मीडिया उसको प्रिंट नहीं करेगा। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, तो आप मुझे एक भी प्रोग्राम नहीं बता सकते जो प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी का राजस्थान के अंदर लगा हो। तो इतनी नाराजगी आप समझ सकते हैं, इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तल्खी है। और फिर जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, तो आप सारी दुनिया ने देखा, आपने और हमने भी देखा कि किस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाली और उस पर्ची में भजनलाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। जबकि आपके ऑफिस में भी अगर आपको एक व्यक्ति का सिलेक्शन करना होगा तो आप उससे पूछते हैं आपको कितना एक्सपीरियंस है, मीडिया में कितने दिन से काम कर रहे हो। लेकिन वहां ये नहीं पूछा गया कि आप कभी मंत्री भी रहे हो या नहीं, आपको सीधे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो ये चीजें दिखाती हैं कि अपने लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है और आगे वाले लोगों को कैसे लेग पुलिंग करके पीछे करना है। तो ये राजनीति एक इस तरीके की राजनीति है जो संगठन की लड़ाई को दिखाती है। लेकिन संदीप जी, क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे के जो तल्ख तेवर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला सकते हैं, बीजेपी को बैकफुट पर ला सकते हैं? क्योंकि लगातार एक संदेश देने की कोशिश वसुंधरा राजे कर रही है कि मैं बहुत सशक्त हूं, मैं नाराज हूं। अभी हाल ही में जो उन्होंने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दुश्मन को लेकर बात कही, या फिर कई बार वो मंच से कद को लेकर, मद को लेकर, पद को लेकर, नशा को लेकर बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो मोदी को मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपको जानकारी ज्यादा है, आप अनुभवी हैं, आप मुझे अच्छे से समझा पाएंगे और जनता को भी, कि क्या वसुंधरा राजे की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ेगी? देखिए राखी, मैं आपको बता दूं, वसुंधरा जी जब से मुख्यमंत्री भजनलाल को बनाया गया है उसके पहले से कहीं ना कहीं नाराजगी है। लेकिन उनको ये था कि मेरा भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा कद है, संगठन में मेरे भी लोग हैं, और वो ये भी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो फाउंडर मेंबर है, जो उनकी माताजी थी, वो इसकी फाउंडर मेंबर में से एक थी। तो उनको लगता था कि हमारा जो कद है, हमारे परिवार का जो इसमें रोल रहा है, भाजपा को खड़े करने में उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है, उनकी माताजी का जो इन्वेस्टमेंट रहा है, वो बहुत बड़ा है। उनको नहीं लगता था कि मेरे साथ इस तरीके का खेल किया जाएगा कि मेरे मुख्यमंत्री पद हटा करके किसी और को लाया जाएगा। और तब से लगातार उनको हाशिए पर ले जाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी ये काम बखूबी करना जानते हैं। उन्होंने देखिए एक तरफ शिवराज सिंह को निपटा दिया, एक तरफ रमन सिंह को निपटा दिया। जो अब मैं आपको हिमाचल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे प्रेम कुमार धूमल होते थे, उनको वहां पर निपटा दिया था। और हरीश धामी जो चुनाव अपना विधायक की हारने के बाद भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हुए, कई लोग मुख्यमंत्री बने, उनको वहां पर निपटा दिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जो प्रधानमंत्री के नजदीकी लोगों में केशव प्रसाद मौर्य अपना विधायक का चुनाव हार गए और उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो नियर और डियर ये एक शब्द राजनीति में चलता है जो आजकल बीजेपी में खूब फल फूल रहा है। इस वजह से जो पुराने और बड़े नेता हैं उनकी नाराजगी लगातार बढ़ रही है। वो नाराजगी कब एक विस्फोट का रूप लेगी, इसके लिए हमें और आपको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि समय समय पर ये नाराजगियां देखने को मिली है। जसवंत सिंह एक बड़ा नाम थे, यशवंत सिन्हा एक बड़ा नाम थे, शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा नाम थे। तो कई लोगों ने खुल करके पार्टी का, इस कार्य पद्धति का, मोदी जी का विरोध भी किया और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा है। बिल्कुल। और आप देखिए संदीप जी, कितने अच्छे तरीके से जो वरिष्ठ नेता होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें घर बैठाने का काम कर देते हैं, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा भी ऊपर उठने लग जाते हैं, जैसे मोदी शाह की जोड़ी है, इससे जो ऊपर उठता है उसे साइडलाइन करने की कोशिश की जाती है। रविशंकर प्रसाद हो जाए, या फिर हम नितिन गडकरी की ही क्यों नहीं बात कर ले, जिन्हें जनता प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती है। ऐसा लगता है कभी कभी तो कि उन्हें भी गिराने की कोशिश की जाती है। मंच पर हम कई तस्वीरें हमने सोशल मीडिया पर ऐसी देखी कि मुंह फेर लेते हैं नितिन गडकरी प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री भी गडकरी की आंखों में आंखें डालकर कभी नमस्कार नहीं करते, कहीं ना कहीं जी चुराते हैं। तो ऐसा लगता है कि पार्टी में शीर्ष जो बड़े पद के नेता है उनमें आपस में नहीं बन रही है, लेकिन यह खबर बाहर नहीं जाने दी जाती। देखिए राखी, होता क्या है राजनीति में, जब
गाड़ी अपनी पटरी पर चल रही होती है तो लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। लेकिन अगर एक जगह भी गाड़ी फंस गई तो आपको पता चलता है पार्टी में लोगों की नाराजगी किस तरीके की है। आपने बहुत सारी चीजें नोटिस की है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की धड़ों में बटी हुई है, या आप ये कह लीजिए मोदी जी से कई नेताओं की नाराजगी जग जाहिर है। जैसे आपने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, नितिन गडकरी जी की जो नाराजगी है या मोदी जी की उनसे जो नाराजगी है वो जग जाहिर है। ऐसे ही और भी नेता हैं लाइन में। एक संजय भाई जोशी का नाम आपने सुना होगा, कई बार आप उनसे शायद मिले भी होंगे। बीजेपी में वो बड़ा उनका कद रहा है, वो संगठन महामंत्री भी रहे हैं और कई नेता उनके यहाँ जाकर आज भी मत्था टेकते हैं, लेकिन मोदी जी से उनको नहीं बनती, उनको हाशिए पर खिसका दिया गया है। प्रवीण तोगड़िया का नाम आपने सुना होगा, हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे वो 2014 से पहले। ये लगता था कि इनसे बड़ा कोई नेता नहीं है, लेकिन मोदी जी ने बनने के बाद उनको किस तरीके से निपटा दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इन लोगों को कहीं किसी मीडिया हाउस में, कहीं प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी जगह नहीं दी जाती है। और आपको ये भी जानकर ताज्जुब होगा, जब देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, हम और आप कहीं नहीं थे इस दुनिया में, लेकिन आप बता सकते हो कि उस वक्त के कानून मिनिस्टर अंबेडकर साहब थे और उस टाइम के गृह मंत्री सरदार पटेल थे। लेकिन अगर आज के तारीख में आप बाहर निकलिए ऑफिस से और लोगों से खड़े होकर के पूछिए कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो उन्होंने रक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है, वो रक्षा मंत्री को टीवी पर देखते नहीं है। तो कितने दुख की बात है कि भाई राजनाथ सिंह जैसा जो नाम है, बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है, क्या उसको कहीं जगह नहीं दी जाती है? आखिर इसके पीछे कौन सी राजनीति है जो दूसरे सबको पर्दे के पीछे रखना चाहते हैं और हर चीज में एक ही नाम और एक ही व्यक्ति को दिखाया जाता है? संदीप जी, आपने शिवराज सिंह चौहान की बात की, अब मैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की बात करती हूँ। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, विजयपुर की सीट पर और बुधनी की सीट पर। शिवराज का गढ़ बुधनी जिसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कि यहां से शिवराज सिंह चौहान 1 लाख के वोट के अंतर से कभी जीता करते थे। उन्हें दिल्ली बुला लिया गया, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया और यहां से रमाकांत भार्गव को खड़ा कर दिया, कार्तिकेय को नजरअंदाज किया गया, उनके बेटे को। और मैं ये कहूंगी कि शिवराज का कहीं ना कहीं घमंड भी क्या इससे टूट गया, क्योंकि बुधनी को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। अब जिस सीट पर आप लाख के अंतर से जीतते थे, उस सीट पर आप 10-20 हजार के अंतर से जीत रहे हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? देखिए राखी, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मैं तो ये देख रहा था कि शायद बुधनी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी, क्योंकि लगातार वो पीछे चल रहे थे। और इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर आपकी हाँ में हाँ बना रहा है, कोई व्यक्ति आपकी कैबिनेट में मिनिस्टर बना हुआ है, तो वो आपसे खुश है। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की भी जो नाराजगी है वो वसुंधरा की तरह है। हाँ, वसुंधरा एक बहादुर और सशक्त महिला है, वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती है। और कई लोग ऐसे होते हैं राजनीति में जो अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते। शिवराज सिंह चौहान उन्हीं में से एक है, वो अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहते। जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो कभी भी दिल्ली आने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में इस तरीके की जिम्मेदारी दी गई, उनको चुनाव लड़ाकर दिल्ली लाया गया कि पार्टी में कोई बगावत भी ना हो और उनको शांत रखा जा सके। क्योंकि कई बार वसुंधरा जी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, ऐसे अगर 5-7-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे लगता है पार्टी की नींव हिल सकती थी। तो कहीं ना कहीं मोदी जी अपनी जो राजनीति है, उनकी राजनीति करने की एक कला है, वो उसमें निपुण है और उसको किए जा रहे हैं। इसीलिए आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को कब कैसे निपटा दिया गया उन्हें पता भी नहीं चला और उनका आशीर्वाद लेते लेते इतने काम हो गए। लेकिन संदीप जी, इस बुधनी में जो जीत मिली 10,000 20,000 के वोटों के अंतर से, और विजयपुर में कांग्रेस जीती और बीजेपी को हार मिली, इसने शिवराज सिंह चौहान को हीरो बना दिया या फिर जीरो बना दिया? क्योंकि झारखंड जहां उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा गया था, वहां भी बीजेपी फेल हो गई। तो क्या शिवराज की इमेज में कोई फर्क आएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा जी हो, रमन सिंह हो, इनको कहीं भी कुछ भी बना करके भेज दीजिए, ये चाहेंगे कि अब ये घमंड टूटना चाहिए। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह को हटाकर दिल्ली लाया गया और वहां की जो कमान है वो यादव जी के हाथ में दे दी गई, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, मध्य प्रदेश का किंग शिवराज सिंह चौहान था, शिवराज सिंह चौहान है। अगर मैं वहां नहीं रहूंगा तो बीजेपी को वहां हार का सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस वहां पर वापसी करेगी। इसका साफ एग्जांपल दे दिया जिस तरीके से कांग्रेस ने सीट जीती भी है और बुधनी में जिस तरीके से बीजेपी का ग्राफ गिरा है। ये कहीं अगर छोटा सा इशारा और शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हो जाता
तो मुझे नहीं लगता कि उतनी बीजेपी कभी जीत सकती थी, लेकिन उन्होंने आखिर में इज्जत बचा ली बीजेपी की, लेकिन ये जरूर दिखा दिया कि हारते हारते जीत गए हैं। संदीप जी, झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, बाहरियों का मुद्दा उठाया गया, हेमंत सोरेन को जेल तक पहुंचाया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन का जेल जाना जेएमएम के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया और बीजेपी पूरे तरीके से बैकफुट पर हो गई, क्योंकि ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी जीतती हुई आई है कई राज्यों में, जात पात को लेकर, धर्म को लेकर, हिंदू मुस्लिम करके, मुझे लगता है। लेकिन यहाँ जेएमएम ने पूरे तरीके से सिद्ध कर दिया कि आपकी कोई भी रणनीति यहाँ नहीं चलेगी, सोरेन साहब जेल जाएंगे और जेल जाकर जब वापस आएंगे तो हीरो बन जाएंगे। देखिए राखी, अगर हम झारखंड की बात करें तो बाकी आप कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी, जिस तरीके से उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए, उनको अरेस्ट किया गया, उनके पीछे ईडी की और सीबीआई की जांच कराई गई, तो उसमें वो हीरो बन करके उभरे हैं। हीरो बन करके इसलिए उभरे हैं कि जनता को उन्होंने बताया, मैसेज कन्वे किया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक दल है, उन्हीं के घर पे रेड पड़ती है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, उन्हीं को टीवी चैनलों में बिल्कुल विलेन की तरह दिखाया जाता है कि जैसे हम इस देश को लूट करके भाग जाएंगे, हम यहाँ के वासी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये मानता हूँ कि झारखंड का अगर मामला है, झारखंड आदिवासियों का प्रदेश है, आदिवासियों की वो भूमि है और ये आदिवासी समाज से आते हैं हेमंत सोरेन ने कहा देखिए आदिवासी को ये दिल्ली में बैठी सरकार बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पिछली बार यहाँ पर अपना जो मुख्यमंत्री बनाया था वो वैश्य समाज से था, बनिया समाज से था, ये एक बार फिर से हमारे ऊपर उसी चीज को ला करके थोपना चाहते हैं और ये हम लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही और हेमंत सोरेन की सपोर्ट में खड़ी रही, तो कुल मिलाकर दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ आरजेडी भी उनके साथ थी, तो वो एक जो समीकरण तीनों टीम की मिलकर के बनी, वो समीकरण भी बहुत अच्छी बनी और बीजेपी को वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन को लगातार घेरने की कोशिश हुई, एक छोटे से भूमि के टुकड़े के ऊपर जिस तरीके से केस किया गया, इतना छोटा मामला मेरे ख्याल से किसी पार्षद पर भी लागू नहीं होता और उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। और फिर उसके बाद हेमंत सोरेन की जो एमएम पार्टी थी उसको तोड़ा गया, चंपी सोरेन को अपने साथ लाया गया। लेकिन मैं मानता हूं इस जीत में जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो हेमंत सोरेन का कहीं भी आपा ना खोना। उनकी जो वाइफ है कल्पना सोरेन, उन्होंने इतने सॉफ्ट तरीके से चीजें देखी और उनका सामना किया और जो गठबंधन के लोग थे, जो गठबंधन काम कर रहा था इंडिया गठबंधन, उसका वो लगातार हिस्सा बनती रही, उसकी मीटिंगों में जाती रही और दिल्ली से लेकर झारखंड तक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह वो एक्टिव रही, अपनी बात रखती रही, ईमानदारी से बात रखती रही और आखिर में उनकी कल्पना सोरेन की बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन की विरासत को संभाला है वो काबिले तारीफ है। और जो लोग ये कहते हैं कि महिलाएं राजनीति में उतनी सशक्त नहीं है, उन्हें कल्पना सोरेन को देखकर सीखना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक अकेली महिला ने पूरी बीजेपी की छुट्टी कर दी। मैं सारा श्रेय अगर इसका देना चाहूं तो मैं कल्पना सोरेन को ही जीत का श्रेय देना चाहूंगी। देखिए राखी, बिल्कुल आप सही कह रही है, कल्पना सोरेन को आप इसका श्रेय दे सकती है, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि महिलाएं राजनीति में इतनी सशक्त नहीं है तो ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में इंदिरा गांधी वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है, प्रतिभा पाटिल वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है, सुषमा स्वराज जी वो माइलस्टोन सेट कर चुकी है। कई ऐसी नेता हैं जिन्होंने बहुत कुछ राजनीति में किया और हिंदुस्तान का नाम और महिलाओं का नाम दुनिया में आगे बढ़ाया है। संदीप जी, यूपी की बात करते हैं। कुंद्रकी की सीट बीजेपी जीत गई, यहाँ पर 60% जो है वो मुस्लिम आबादी है। अब यहाँ पर ना तो किसी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे कहा, बटेंगे तो कटेंगे कहा। क्या जगह देखकर हिंदू मुस्लिम की नारेबाजी की जाती है, धर्म की राजनीति की जाती है? यहाँ जो प्रत्याशी रहे बीजेपी के रामवीर जी, वो क्या कहते हैं टोपी लगाकर घूम रहे थे। योगी आदित्यनाथ तो कभी टोपी नहीं लगाते, वो तो अपने धर्म के बड़े पक्के बनते हैं। यहाँ उनके प्रत्याशी टोपी लगाकर घूम रहे थे। 31 साल बाद बीजेपी इस सीट पर जीती, तो क्या माना जाए कि जगह देखकर, माहौल देखकर और वोट बैंक देखकर ये नारेबाजी की जाती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे? देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इससे जो महसूस होता है, इससे वही नफरत की राजनीति महसूस होती है। बटेंगे तो कटेंगे, सुनने में अच्छा लगता है कि भाई किसी को भी बटना नहीं चाहिए,
अगर बंटना नहीं चाहिए तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होनी चाहिए, फिर मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू मुस्लिम की बातें भी आपने करनी है, मंदिर मस्जिद की बातें भी आपने करने हैं, आपने महिलाओं के मंगलसूत्र को खतरे में भी बताना है। किससे खतरे में बता रहे हो, इसका मतलब आप बांट रहे हो। तो एक तरीके से राजनीति में दो धारी तलवार की तरह काम किया जाता है। रही बात कुंदरकी की सीट समाजवादी पार्टी की सीट रही है और समाजवादी पार्टी इस बार भी जीती। अगर वहां पर चुनाव इस तरीके से नहीं होता, वहां पर शासन प्रशासन ने बहुत ज्यादा सख्ताई की, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, लोगों के अंदर एक डर बैठाया गया कि बुलडोजर चल जाएगा, आपके घर गिराए जाएंगे, तो कई बार व्यक्ति डर कर बैकफुट पर आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे जब 2027 में चुनाव होंगे, आप लिख के रख लीजिए राखी, ये सीट फिर से समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। प्रियंका गांधी वायनाड में जिस तरीके की जीत उन्हें मिली है, ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है, उसी लहजे में बात करती है, आयरन लेडी की तरह ही दिखाई देती है, क्योंकि उनका हेयर स्टाइल, उनके बोलने का तरीका भी बिल्कुल वैसा है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई की चमक फीकी हो जाएगी और बहन ज्यादा चमक मारेगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो जीत हासिल की, जो रिकॉर्ड मत हासिल किए हैं वायनाड में, इसके बाद क्या राहुल गांधी बैकफुट पर आ जाएंगे? क्या जनता के, वायनाड की जनता के मन से राहुल गांधी की छवि थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है और प्रियंका गांधी और भी ज्यादा चमकेंगे? देखिए राखी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियंका गांधी को पूरा देश या उनके चाहने वाले और कांग्रेस के चाहने वाले जो कार्यकर्ता थे वो संसद में देखना चाहते थे, ये हकीकत है। और जो वायनाड की मैं बात करूं या मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो देखिए वहां पर हिंदी भाषी लोग इतने नहीं रहते, और जो ये कट्टरता की जो जबान है जो बोली जाती है कि भाई पाकिस्तान जैसे हमें खा जाएगा, या हिंदू मुसलमान की बात की जाती है, अकबर बाबर की बात की जाती है, औरंगजेब के नाम से लोगों को डराया जाता है, ये डायलॉग बाजी वहां चलती नहीं है। वहां की लैंग्वेज डिफरेंट है और इंग्लिश में जाकर आप इस तरीके से लोगों को भयभीत नहीं कर सकते जैसे हमारे यहाँ की चीजें हैं। तो वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वहां का जो शिक्षा का स्तर है वो आप देखिए कहाँ पर है। तो वो लोग जानते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, सबको पता है कि भाई 2014 में बीजेपी की सरकारें आई, लेकिन प्रियंका गांधी भी हमारे बीच में ही है, राहुल गांधी भी हमारे बीच में है, सोनिया गांधी भी हमारे बीच में है। जो कहते थे ये हिंदुस्तान को बेच करके भाग जाएंगे, इन्होंने देश को लूट करके खा लिया है, वो न कहीं जेलों में गए न कुछ हुआ। तो कुछ आरोप बेकार के लगते रहे। प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता बनकर के उभरी है, इंदिरा गांधी की झलक उनको दिखती है, राजीव गांधी की वो बेटी है। तो मैं मानता हूं कि उनका संसद में पहुंचना अच्छा है, वो अपनी बात को अच्छे से रख पाती है और अब आपको एक मजबूत विपक्ष दिखाई देगा। रही बात राहुल गांधी की, देखिए भाई और बहन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उनमें आप किसी को ज्यादा बड़ा या किसी को छोटा नहीं कह सकते। वो जब सांसद नहीं थी तब भी उनका कद बड़ा था, आज भी उनका कद बड़ा है, आगे भी उनका कद बड़ा रहेगा। सुरेंद्र राजपूत जी से मेरी एक बार बात हुई थी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया था संदीप जी कि ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार है तो पहले नंबर पर प्रियंका गांधी है और दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है। तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के लिए भी जो नेता हैं वो राहुल गांधी पहले नंबर पर हैं, और अगर प्रधानमंत्री की बात आएगी तो सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका नाम आएगा, फिर राहुल गांधी का नाम आएगा और फिर प्रियंका गांधी का नाम आएगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं राखी जी, जिस तरीके से ये चीजें की जाती है, प्रधानमंत्री पद के लिए बात की जाती है या प्रधानमंत्री पद के साथ में राहुल गांधी का नाम जोड़ा जाता है, ये एक तरीके से सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। टीवी चैनल से या कुछ मीडिया हाउसेज ये दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी के इमेज को कैसे डाउन किया जाए। हकीकत ये है गांधी परिवार से, देखिए वहां पे आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री देखा है, इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री देखा है, आपने राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री देखा है। उसके बाद अगर वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना सकता है परिवार, तो वो खुद भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वहां पर वो कभी भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं थे। ये पार्टी का काम है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, पार्टी नेतृत्व का काम है, कब किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन जानबूझ करके इस तरीके की राजनीति की जाती है, क्योंकि राजनीति में सबका अपना दौर होता है। जब कांग्रेस का दौर था तो कोई उनके आसपास नहीं था, आज दौर बीजेपी का चल रहा है, हालांकि बीजेपी डाउन आ चुके हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ऐसे में इस तरीके की बातें की जाना कि भाई प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा, ताकि उनका चरित्र हनन किया जाए। आपने देखा राहुल गांधी का पिछले 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ लगातार चरित्र हनन किया जाता है।
कभी उनके नाम के साथ खुद जोड़ दिया जाता है, कभी उनको डाउन करने की कोशिश की जाती है, कभी ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि इनके जो माइंड में दिवालियापन है, कभी कुछ मतलब लगातार उनका चरित्र हनन करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आप समझ सकती हैं कि वो एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है और वो लगातार उनका कद राजनीति में बड़ा होता गया है। आप गठबंधन की सरकार के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि हम देख भी रहे हैं कि बीजेपी केंद्र में ही इस वजह से है क्योंकि जो तमाम दल हैं वो घटक दल उनके साथ बने हुए हैं। महाराष्ट्र को आप किस तरीके से देखते हैं? वहां पर भी अब बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि देखिए हम अपने दम पर सरकार बना सकते हैं। हरियाणा में जब जरूरत थी तब तो जेजेपी साथ थी, लेकिन जब जरूरत नहीं रही तो साइडलाइन कर दिया गया दुष्यंत चौटाला को। ये दिखा दिया गया कि अब हमारे पास पावर है तो हम आपको साइडलाइन कर देते हैं। तो क्या अजित पवार और शिंदे को भी इसी तरीके से खत्म करने की कोशिश बीजेपी आगे कर सकती है महाराष्ट्र में? देखिए, अगर कोई बीजेपी की राजनीति को समझने की कोशिश करे तो बीजेपी छोटी पार्टियों को खा जाती है अपने साथ लगा करके। एक वक्त था महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी मजबूत पार्टी थी और बाला साहब ठाकरे का वहां पे राज चलता था, उनके नाम से राजनीति होती थी और बाला साहब की उंगली पकड़ करके महाराष्ट्र में बीजेपी घुसी थी और वहां पर काम करना स्टार्ट किया था। लेकिन आज देखिए किस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरीके से एनसीपी को तोड़ा गया, किस तरीके से उनका जो चुनाव चिन्ह था वो टूटे हुए लोगों को मिल गया। देखिए, अगर आप कोई पार्टी बनाते हैं, आप संगठन खड़ा करते हैं तो उस पर पहला अधिकार आपका होता है। इसी तरीके से शरद पवार का अधिकार होना चाहिए था, इसी तरीके से बाला साहब ठाकरे के परिवार का पार्टी पर हक होना चाहिए था। लेकिन राजनीति का स्तर देखिए और राजनीति देखिए पर्दे के पीछे से किस तरीके से की जाती है। तो इन चीजों को समझने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती है। आप एक को मैं अगर हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा जनहित कांग्रेस एक पार्टी होती थी, क्योंकि आप भी हरियाणा से आते हैं, कुलदीप बिश्नोई के जो फादर थे भजन लाल जी, उन्होंने वो पार्टी बनाई थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और बीजेपी के साथ अलायंस करने के बाद ये हुआ कि वो पार्टी टूट गई, केवल रेणुका बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई एक वक्त में 2 विधायक रह गए और अब हालत ये आ गई है कि इनका बेटा भव्य बिश्नोई अपनी आदमपुर सीट से, जहां से आजादी जब से हरियाणा बन गई कभी कोई चुनाव नहीं हारे थे, वो भी सीट इनकी खत्म हो गई है। तो एक तरीके से वो राजनीति खत्म हो गई है। अगर मैं आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलूं राखी, तो देखिए महबूबा को हमेशा ये कहते रहे कि महबूबा मुफ्ती ये तो बिल्कुल पाकिस्तान से मिले हुए हैं, पाकिस्तान से इनको पैसा मिलता है, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ी अब्दुल्ला को रोकने के लिए, इन्होंने महबूबा के साथ मिलकर के सरकार बना ली थी। अगर मैं बिहार की बात करूं तो आपको याद होगा बिहार में जो नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने सरकार बनाई हुई है, उससे पहले अभी बीच में एक वंडर वहां पे हुआ था, नीतीश कुमार की भी पार्टी को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि नीतीश कुमार वक्त रहते सजग रहे और उन्होंने 150 से ज्यादा अपने पदाधिकारियों को पार्टी से निकाल दिया और वो अपनी पार्टी बचाने में कामयाब रहे। तो बीजेपी का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। हाँ, शिंदे और अजीत पवार को डर कर रहना पड़ेगा, कभी भी उनकी पार्टी बीजेपी में मर्ज हो सकती है, क्योंकि उनके लोग कभी भी टूट सकते हैं। जो अपनी पार्टी शिवसेना को छोड़ सकते हैं, जो अपनी पार्टी एनसीपी को छोड़ सकते हैं, वो शिंदे और अजीत पवार को कभी भी छोड़ सकते हैं। संदीप जी, लगातार मोहन भागवत लगातार बैठकें कर रहे थे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बातचीत हुई थी। ये कहा जा रहा था कि वो आरएसएस चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो जेपी नड्डा की तरह, क्योंकि मोदी शाह युग वाली इस बीजेपी में सब मोदी शाह का ही मानते हैं और जो मोदी शाह कहते हैं वही पार्टी में अप्लाई किया जाता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी बनते हैं या फिर वसुंधरा राजे बनती हैं तो दोनों के तेवर इतने तल्ख हैं और दोनों की मोदी से नहीं बनती, तो मोदी पर ये भारी पड़ जाएगा। इस वजह से भी वो चाहते हैं कि देखिए ये 2 चेहरे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने। अब ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुश्मनों से मुलाकात कर रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रवीण तोगड़िया जी से मुलाकात की और इसके साथ ही संजय जोशी का नाम उन्होंने आगे बढ़ाया। तो क्या माना जाए कि चाहे महाराष्ट्र में आरएसएस ने पूरी ताकत बीजेपी को जिताने के लिए लगा दी हो, हरियाणा में लगा दी हो, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि मोदी शाह युग वाली बीजेपी में हमारी सुनी नहीं जाती और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें कोई ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही चेहरा चाहिए जो मोदी और शाह की इस जोड़ी को बता सके। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपने राखी नोटिस की है। मैं तारीफ करूंगा आपका कि किस बारीकी में जाकर आपने राजनीति को समझा और जाना। देखिए, नीति जो मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं, एक तरीके से उन्होंने संगठन पर और सरकार पर पूरे तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया वो अमित शाह जी को बनाया
क्योंकि दोनों की जो ट्यूनिंग है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हिंदुस्तान में किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन से बेहतर है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो अंडरस्टैंडिंग है भाई बहन की, उससे भी ज्यादा क्लोज अंडरस्टैंडिंग अमित शाह और मोदी जी की है। और उसके बाद अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया गया। अमित शाह गृह मंत्री का मतलब आप समझ सकते हैं, सारे सिस्टम अपने हाथ में होती है, सारी पावर, सारी पुलिस फोर्स, सारी चीजें अपने हाथ में होती है। और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया वो बिल्कुल डमी, मैं खुलकर बोल सकता हूं, एक डमी रबड़ स्टैंप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको बनाया गया है। कभी हाथ पकड़कर पीछे कर सकते हो, कभी हाथ पकड़कर आगे कर सकते हो, कभी बैठा सकते हो, कभी खड़ा कर सकते हो, इस तरीके का जो कोई भी खुद के डिसीजन नहीं ले सकता। तो ऐसे में कहीं कोई भी हो, फिर आरएसएस हो या पार्टी के लोग हो, वो सब नजरअंदाज किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आरएसएस के लोग परेशान है, परेशान पार्टी के संगठन के लोग भी हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, फिर उनके काम नहीं होते, ना वो लोगों के काम करा पाते हैं ऐसे में, क्योंकि हर आदमी की रीच अमित शाह जी तक नहीं हो सकती, हर व्यक्ति की रीच प्रधानमंत्री तक नहीं हो सकती। तो ऐसे में आरएसएस चाहता है कि भाई ठीक है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बड़ा नाम है, अभी हमारी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन कम से कम संगठन को देखने के लिए जो हमारी बातें ऊपर तक पहुंचा सके, जो हमारे काम करा सके, वो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो संघ से हो, संघ बैकग्राउंड का हो, या संघ का नजदीकी हो, या संघ को समझने वाला हो, या लोगों को समझने वाला हो, पार्टी संगठन को समझने वाला हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की कार्यशैली अमित शाह जी की और मोदी जी की है, वो संजय भाई जोशी के नाम पर तैयार हो सकते हैं, न तैयार नहीं होंगे। वो ये भी जानते हैं वो वसुंधरा के नाम पर तैयार नहीं होंगे। और अगर राखी ऐसा होता है, किसी तरीके से आरएसएस अपने मकसद में कामयाब हो जाती है इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, तो आप देखना आने वाले कुछ ही समय में बीजेपी टूट जाएगी, बीजेपी की वो चीजें नहीं रह पाएंगी, क्योंकि मोदी और अमित शाह का काम करने का तरीका बिल्कुल हिटलर के तरीके से है। कब किसके घर पे रेड मारनी है, कब किसको अरेस्ट करना है, कब किसको जेल भेजना है। आप छोटी बात नहीं मानेंगी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, कोई मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए खाली आरोप लगाने के मामले में जेल में रहे। देखिए, हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, ना हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, ना कांग्रेस के, ना बीजेपी के, लेकिन जो बात सही है वो सही है। बिल्कुल। और संदीप जी, इसके अलावा आप देखिए कितनी पूरी रात बैठकर, दिन बैठकर रणनीति तैयार की जाती है कि कौन से नेता को कब जेल में डालना है, कौन सा नेता बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है विपक्ष का, तो चलिए उसको जेल में डालने का प्लान बनाते हैं, और या फिर बीजेपी में मिला लेते हैं अगर कोई ज्यादा ही मुखर हो रहा है। इस तरीके की स्ट्रेटेजी अक्सर बीजेपी में देखी जाती है। मोहन भागवत ये ऑप्शन रख चुके हैं मोदी के सामने। सूत्रों के हवाले से संदीप जी एक खबर है, मोहन भागवत क्लियर कर चुके हैं कि या तो मोदी और शाह सत्ता संभाले या फिर संगठन संभाले। हम सत्ता और संगठन दोनों आपको नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप सत्ता में बने रहे तो भैया जिसे हम कह रहे हैं उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। क्या इतनी नाराजगी हो सकती है आरएसएस में? देखिए, बिल्कुल नाराजगी हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा आरएसएस को, चाहे मोहन भागवत हो, सबको इग्नोर किया गया, उनके कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया, और संगठन के लोगों में भी ये नाराजगी है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती, टिकट अपने हिसाब से दे दिए जाते हैं, या जो मोदी और शाह के नियर डियर है उनको टिकट दे दिए जाते हैं। क्या फरीदाबाद से आती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। फरीदाबाद के पास में पलवल एक विधानसभा है, पलवल से गौरव गौतम इस बार विधायक चुने गए हैं। पलवल में काम करने वाले 50 साल के, 60 साल के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं जो बहुत टाइम से बीजेपी को सींच रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से गौरव गौतम 20-22 साल का लड़का होगा, और उसकी अगर हिस्ट्री आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हरियाणा के जो प्रभारी रहे अनिल जैन का नाम भी सुना होगा, शायद आप मिली भी होंगी। अनिल जैन के वो पीए थे, उनकी डायरी उठाकर वो गाड़ी में चलते थे, लेकिन किसी का पीए होना इतना जज गया पार्टी को कि उनको टिकट भी दे दिया, और पार्टी की हवा थी, वो विधायक भी बन गए, और उससे भी आगे 4 कदम जाकर के क्या किया, उनको मंत्री का पद भी दे दिया गया। वो आज हरियाणा सरकार में मंत्री भी है। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं, जो पार्टी के लिए रूट लेवल पर काम करने वाले लोग थे, जो पार्टी की नींव थे, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनमें नाराजगी बढ़ेगी, और नाराजगी बढ़ने से हासिल क्या होगा? कहीं ना कहीं पार्टी टूटेगी, या वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। और शायद यही अब देखा जा रहा है कि मोहन भागवत इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि अगर मोदी और शाह ने इसी तरीके से तानाशाही की तो ऐसे संगठन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, संगठन की छवि बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और आरएसएस जैसा संगठन अगर मोदी शाह की सुनने लगे तो इससे ज्यादा शर्म की और कुछ बात नहीं होगी संदीप जी। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि जो तमाम खबरें अभी सोशल मीडिया पर छाई हुई है कि जनवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना बेहद जरूरी है, और अगर जनवरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं
हुआ तो क्या जेपी नड्डा को एक बार फिर से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी में वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। और बेशक वो इस बात को कहते हैं कि मैं फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा, लेकिन उस झोले में पीएम पद की लालसा होगी, सत्ता का नशा होगा, और इस पीएम पद पर कैसे बैठे रहना है ये रणनीति होगी, अमित शाह को कैसे चमकाना है ये रणनीति होगी। इस तरीके की तमाम बातें उस झोले में भरी होंगी। तो ये जो कहना है प्रधानमंत्री का कि मैं फकीर हूं और झोला उठाकर चल दूंगा, ये कहना गलत कहीं ना कहीं, बहुत सारे सियासी सयाने इस बात को कहते हैं कि गलत है। संदीप जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो उपचुनाव हुए कई जगह कांग्रेस, जैसे महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, क्या महाराष्ट्र में जो सीटों का बंटवारा किया गया था उस वजह से कांग्रेस को झटका लगा होगा? क्योंकि कांग्रेस वहां पर बड़ी पार्टी बनकर दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां दूसरी पार्टियों को, जो साथ की पार्टी थी, इंडिया घटक दल की छोटी पार्टियां थी, उनको ज्यादा सीटें दी गई। क्या इस वजह से भी कांग्रेस को यहां पर थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा महाराष्ट्र में? देखिए राखी, अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र में कांग्रेस या कांग्रेस अलायंस को जो नुकसान उठाना पड़ा उसके कई रीजन है। एक रीजन तो ये है कि पार्टी को जिस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उसमें मैं कहीं मानता हूं कि पार्टी की स्ट्रेटेजी ठीक नहीं रही। दूसरी चीज ये रही कि जो उनका अलायंस था, जो कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, वो दोनों कमजोर पड़ गए। अगर आपके साथी कमजोर रह जाते हैं तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ता है, क्योंकि उनका जो वोट बैंक था वो अजीत पवार और शिंदे के साथ चला गया। तो इस वजह से मैं मानता हूं अगर कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ जाती तो कहीं ज्यादा बेनिफिट में रह सकती थी, क्योंकि वो अजीत पवार, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो वोट बैंक था जिसके सहारे वो चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, वो उनसे खिसक चुका था। तो ऐसे में तीनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा, और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी, चौहान साहब, मेरे ख्याल से चुनाव हार गए हैं, और कई बड़े नेता भी चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल, और महाराष्ट्र में जिस तरीके का खेला हुआ, पहले रुझानों में यही दिखाई दे रहा था कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसा कि हर बार देखा जाता है कि शाम तक होते 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 नतीजे पलट गए। ये कई जगहों पर, राजस्थान की कई सीटों पर भी देखा गया। संदीप जी, अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ आगे वापसी कर पाती है इन राज्यों में। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात कर लूं, वहां पर कांग्रेस मजबूत थी लेकिन बैकफुट पर चली गई। देखना होगा कि किस तरीके से वापसी होती है और कितना मंथन किया जाता है हार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मुद्दों को बहुत ही विस्तार से हमें समझाने के लिए, जनता को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।